ओके बच्चों, तो हम आपके साइंस बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सॉइल वाला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन का चैप्टर अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि रेस्पिरेशन का फुल मीनिंग बताइए। व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। यानी हमें पूछा जा रहा है रेस्पिरेशन का कंप्लीट मीनिंग क्या है। तो बच्चों रेस्पिरेशन के कंप्लीट मीनिंग में दो बातें आती हैं। नंबर एक, ब्रीदिंग मतलब गैस एक्सचेंज या गैसियस एक्सचेंज, राइट। एंड सेकेंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज द कंप्लीट मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? ब्रीदिंग का मतलब है बच्चों कि हम क्या करते हैं, O2 रिच जो एयर है उसको इनलेट करते हैं और CO2 रिच एयर को बाहर निकालते हैं। यानी O2 रिच एयर हम इनहेलेशन करते हैं और CO2 रिच एयर का हम एक्सहेलेशन करते हैं। दैट इज ब्रीदिंग, राइट। यानी एयर को इनलेट करना, एयर को आउटलेट करना, दैट इज ब्रीदिंग। इज दैट क्लियर? नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझिए कि हम जो फूड लेते हैं बच्चे, हम जो फूड सोर्स लेते हैं, ये फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन के बाद ये फूड हमारी बॉडी में ब्लड के साथ टिश्यूज में या ऑर्गन में चला जाता है। ये बात आपको पता है। फूड जो है वो डाइजेशन के बाद ब्लड की हेल्प से टिश्यूज या ऑर्गन में चला जाता है, राइट। ये बात समझ है। अब हम क्या करते हैं कि टिश्यूज या ऑर्गन क्या करते हैं, इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। यानी इस फूड को ब्रेक करते हैं या बर्न करते हैं, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस फूड को तोड़ा जाता है और इससे हमारी सेल, हमारे टिश्यू एनर्जी गेन करते हैं। तो ये जो एनर्जी गेन करने का जो मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल ऑब्टेन एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड। इज दैट क्लियर? तो सेल जो एनर्जी ऑब्टेन करती है, इसी को अपन सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये जो कंप्लीट मीनिंग है बेटा, ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन, इसी को मिलाकर कहा जाता है रेस्पिरेशन, राइट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या चीज होती है बेटा, कि फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करके और उससे क्या किया जाता है, एनर्जी गेन किया जाता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का एक और नेम भी आप बोल सकते हो, इसे मेटाबॉलिज्म भी कहा जा सकता है, इसे ऑक्सीडेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। सो दैट इज द अदर नेम ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन वो मैकेनिज्म है जिससे सेल जो है अपने लिए एनर्जी गेन करती है। इज दैट क्लियर? तो ये है बेटा एक सिंपल सा टॉपिक कि रेस्पिरेशन का कंप्लीट मीनिंग क्या है। इज दैट क्लियर? अब हम बच्चे सबसे पहले ये जानेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन का मैंने आपको सिंपल मीनिंग तो बता दिया है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है ना। दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों दो तरह का होता है। एक होता है बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप का होता है।
एक क्या है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एक होता है बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन। One is aerobic respiration and the another one is anaerobic respiration. Now what is aerobic respiration? तो aerobic respiration समझाते हैं। फिलहाल थोड़ा सा आप सेलुलर रेस्पिरेशन को एक इक्वेशन से समझ लो। जैसे कि हमारे फूड में ग्लूकोज था, फूड में क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक किया जाएगा। और ग्लूकोज जब कंप्लीट ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी गेन हो रही है इसी को कहते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये फूड है और इस फूड को ब्रेक करने से हमें ये एनर्जी मिली है। ये हमारी सेल का फ्यूल है। क्या है, फ्यूल। इस फ्यूल को सेल बर्न करेगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो आप इसको वैसे भी ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं और आप इसको कंप्लीटली इक्वेशन में भी दे सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बेटा, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी गेन हो रही है, इसी को अपन सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इस इक्वेशन में आप क्या देख रहे हैं, इस इक्वेशन में आप ये देख रहे हैं कि एक तो ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक हो गया है। क्या हो गया है, कंप्लीट ब्रेक हो गया है, वो पूरी तरह से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, राइट। दूसरी बात, जब कोई फ्यूल पूरा बर्न होगा, कंप्लीट ब्रेक होने का मतलब वो पूरा बर्न हो गया, और जब कोई फ्यूल पूरा बर्न हो जाता है तो एनर्जी भी ज्यादा गेन होगी। तो इस इक्वेशन में आपने क्या देखा, नंबर 1, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है फ्यूल का, फूड का। दूसरी बात, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। और तीसरी बात, इसमें एनर्जी ज्यादा मिल रही है, एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है, हाई एनर्जी गेन हो रही है। सो इस तरह का जो रेस्पिरेशन है उसको बच्चों अपन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक का मतलब एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन, मतलब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और बच्चों ऑक्सीजन आपको पता है बर्न करवाने में हेल्प करती है, तो फिर फूड का या फ्यूल का पूरा बर्निंग होगा, और जब फ्यूल पूरा बर्न होगा तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? अब बात आती है बच्चों एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। पहले बताओ एरोबिक रेस्पिरेशन समझ आया आपको अच्छे से पूरा? ओके। अब अपन बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो बच्चों जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो पहले का ऑपोजिट होगा, ये आपके लिए गिफ्ट है। एनएरोबिक, एनएरोबिक का मतलब एयर नहीं है, एयर एब्सेंट है, और एयर का मतलब ऑक्सीजन, यानी इस इक्वेशन में ऑक्सीजन नहीं है, नंबर 1 बात। और जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन क्या करवा रही थी, फ्यूल को बर्न करवा रही थी। और तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि अनकंप्लीट बर्निंग होगी, फ्यूल अनकंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरह से फ्यूल ब्रेक नहीं होगा, है ना, फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। तो जब फ्यूल ही बेटा पूरी तरह से बर्न नहीं होगा तो हमें एनर्जी भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, लेस एनर्जी मिलेगी हमें। बात समझ आ रही है बच्चों? तो O2 एब्सेंट है, अनकंप्लीट बर्निंग है, तो एनर्जी भी कम मिलेगा। दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जिसको एरोबिक आता है वो उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना, वो क्या हो जाएगा, एनारोबिक हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा। तो उसी तरह बच्चों देखिए हमारा फूड क्या था, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए यूनिवर्सल फ्यूल ऑफ सेल। हमारी सेल का यूनिवर्सल फ्यूल क्या है, ग्लूकोज है। यानी सेल एनर्जी ऑब्टेन किससे करती है, ग्लूकोज से करती है। तो ग्लूकोज जो है इस बार ब्रेक हो रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं इस बार ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक नहीं होगा। तो यहां पर बनेगा
या तो अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसे, या अल्कोहल लिख दीजिए सीधा, ठीक है, और प्लस एनर्जी। तो यहाँ एनर्जी क्या मिलेगी बेटा, कम मिलेगी, नीचे निशान का मतलब कम मिलेगी। और ये पूरा ब्रेक भी नहीं हुआ है। पूरा ब्रेक कब होता जब क्या बनता बेटा, CO2 प्लस वाटर बनता, तब ये कंप्लीट ब्रेक होता। क्या CO2 प्लस वाटर बना, नहीं बना, इसका मतलब ये कंप्लीट बर्न नहीं हुआ, राइट बेटा। ये इक्वेशन कुछ बैक्टीरिया में होती है, सम बैक्टीरिया और सम फंजाई। कुछ फंजाई और बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं। इसी तरह देखो बेटा, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है और बना रहा है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। तो यहां पर भी ग्लूकोज पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है ना, तो एनर्जी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और ऑक्सीजन भी नहीं है। तो ये किसके एग्जांपल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। इज दैट क्लियर बेटा। तो पूरा समझ आया आपको। अब देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी बात बताता हूं मैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कौन करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है सम बैक्टीरिया, सम फंजाई, हमारी बॉडी की वाइट मसल। हमारी बॉडी में जो स्केलेटन की जो मसल होती हैं, स्केलेटन के साथ जो मसल जुड़ी होती है उनको वाइट मसल कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा कैंसर सेल, है ना, कैंसर या ट्यूमर सेल जो होती है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। और एक बहुत फेमस एग्जांपल है फंजाई का, यीस्ट। क्या है, यीस्ट। यीस्ट इज ए फंजाई, राइट। तो जो यीस्ट है बेटा, यीस्ट जो है वो अल्कोहल बनाने में इसको यूज किया जाता है बड़े स्केल पर। इंडस्ट्री में जो अल्कोहल बनाई जाती है, वाइन, बियर, रम, विस्की जो भी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, यीस्ट से बनाई जाती है, राइट। यीस्ट से अल्कोहल भी बनाई जाती है, यीस्ट से बेकरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, बेकरी प्रोडक्ट मतलब बिस्किट है, ब्रेड है, ठीक है ना। तो बेकरी प्रोडक्ट भी यीस्ट से बनाए जाते हैं। और बेवर्स प्रोडक्ट, बेवर्स प्रोडक्ट का मतलब ड्रिंक, ड्रिंक मतलब अल्कोहल, ये भी किससे बनाया जाता है, यीस्ट से बनाया जाता है, राइट। और ये कौन सी रेस्पिरेशन से बनाया जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनाया जाता है, समझ गए। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है, ये इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारी बॉडी की वाइट मसल। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम हाई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब बहुत बड़े लेवल पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने भी देखा होगा बेटा, कई बार आप क्रिकेट या फुटबॉल का मैच देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्लेयर जो होता है वो अचानक जो है लड़खड़ाने लग जाता है और उसके क्रैम्प्स आ जाते हैं पैरों में और वो गिर जाता है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो उस समय उसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चल रही होती है, तो उसकी बॉडी में या उसकी जो वाइट मसल है उसमें ऑक्सीजन की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो फिर ये वाइट मसल क्या करेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी तो ये क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाएगी। तो हमारी वाइट मसल में लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब लैक्टिक एसिड हमारी वाइट मसल में बनेगा तो फिर जो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और मसल्स टायर्ड हो जाएगी, थक जाएगी और हमें मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाएंगे। और ऐसी स्थिति में बच्चों हमें रेस्ट पे जाना चाहिए और इंस्टेंट एनर्जी लेनी चाहिए, ग्लूकोज ड्रिंक लेना चाहिए इंस्टेंट हमें, है ना। और उस समय हमें मसल्स के साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है, अदरवाइज मसल डैमेज का भी रिस्क हो सकता है। तो लैक्टिक एसिड मसल में बनने की वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है और मसल टायर्ड हो जाती है। तो ये बात भी आपको बच्चे ध्यान रखना है, राइट। तो ये था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एक ब्रीदिंग पैटर्न की। सेलुलर रेस्पिरेशन तो देखिए ना हमने, अब हम थोड़ा ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रीदिंग जो होता है बच्चों, इस ब्रीदिंग में दो एक्शन होते हैं। एक क्या होता है बेटा, इनहेलेशन होता है और एक क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। तो ब्रीदिंग जो है बच्चों, इसमें भी हम दो टाइप की प्रोसेस देखेंगे, टू टाइप की प्रोसेस होती है इसी। कौन कौन सी दो प्रोसेस होती है बच्चों,
एक होती है इनहेलेशन और एक होती है एक्सहेलेशन। दो तरह की प्रोसेस यहां पर होती है बच्चों। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेलेशन। इनहेलेशन कब होता है? जब हमारे लंग्स में, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारी हमारा जो ये डायफ्राम होता है यहाँ पर, ये जो लंग्स है यहाँ पर, इसके नीचे डायफ्राम है। ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाएगा, फ्लैट हो जाएगा डायफ्राम। जनरली डायफ्राम इस तरह से होता है, देखो इस तरह से ये डायफ्राम है। और जब इनहेलेशन होगा तो ये डायफ्राम जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा, इस तरह से नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाएगा तो हमारे लंग्स एक्सपेंड होंगे, लंग्स को खुलने का मौका मिलेगा। ये डायफ्राम के ऊपर यहाँ पे लंग्स होते हैं हमारे इस तरह से, है ना। तो डायफ्राम जब नीचे जाएगा तो लंग्स एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होंगे तो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर हमें बाहर से एयर लेनी पड़ेगी, राइट। तो इस प्रोसेस को हम इनहेलेशन बोलते हैं। तो इनहेलेशन वो प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें O2 रिच एयर इनलेट की जाती है, यानी O2 रिच एयर हम अंदर लेते हैं, इसे अपन इनहेलेशन बोलते हैं, राइट बेटा। और जो एक्सहेलेशन होता है वो उस समय होता है जब डायफ्राम वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, और डायफ्राम जब वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएगा तो लंग्स पे प्रेशर आएगा, और लंग्स में एयर का प्रेशर उस समय क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर लंग्स को एयर बाहर निकालनी पड़ेगी। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है बेटा, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इसमें आउटलेट की जाती है, आउट की जाती है। तो जब बच्चों एयर को इनलेट किया जाता है दैट इज इनहेलेशन, और जब एयर को आउट किया जाता है दैट इज एक्सहेलेशन, राइट बेटा। तो इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हमारी मसल्स को काम करना पड़ रहा है, तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है बेटा, क्योंकि इसमें मसल फंक्शन कर रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, तो इसमें एनर्जी लगेगी। और जो एक्सहेलेशन है उसमें तो मसल रिलैक्स होती है, इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, राइट बच्चों। तो इनहेलेशन समझ आया और एक्सहेलेशन समझ आया। इनहेलेशन में क्या होता है, हमें O2 रिच एयर को अंदर लेते हैं, और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं, CO2 रिच एयर को आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? सो दो टाइप की ब्रीदिंग होती है, इज दैट क्लियर। अब बच्चों एक और थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। एक आपके एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट है, ब्रीदिंग रेट के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में, ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होती है बच्चों कि 1 मिनट में जो ब्रीदिंग होती है, 1 मिनट में जितना हम ब्रीदिंग करते हैं दैट इज ब्रीदिंग रेट, उसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। 1 मिनट में जितना ब्रीदिंग करते हैं उसी को ब्रीदिंग रेट कहा जाता है। अब ब्रीदिंग में दो चीजें शामिल होती हैं, इनहेलेशन और क्या होता है दूसरा, एक्सहेलेशन। ये दोनों ही ब्रीदिंग का पार्ट है, अभी बताया था ना मैंने। अब देखो बच्चों, इनहेलेशन अगर एक बार होता है तो इसमें 2 सेकंड का समय लगता है, और एक्सहेलेशन में 3 सेकंड का समय लगता है। मैं नॉर्मल एडल्ट पर्सन की बात कर रहा हूं। तो टोटल एक ब्रीदिंग में 5 सेकंड का समय लगा, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड इन 1 मिनट, है ना। और एक ब्रीदिंग में कितने सेकंड लग रहे हैं, 5, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 12। यानी बच्चों 1 मिनट में हम 12 टाइम ब्रीदिंग कर रहे हैं। कितना टाइम, 12 टाइम ब्रीदिंग कर रहे हैं। ये डाटा एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन का है। तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन की जो ब्रीदिंग रेट होती है बच्चों, वो 12 से 16 के बीच में वेरी करती है, 12 to 16, यानी 1 मिनट में 12 टाइम या 16 टाइम ब्रीदिंग करता है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन। बच्चों में ये ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है बच्चों, ध्यान रखना। जो अर्लियर चाइल्ड है उसमें ये लगभग 30 के अराउंड जो है ये ब्रीदिंग रेट होती है। तो बच्चों में ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है,
इसके अलावा बच्चों अब देखो ये आपको एनसीईआरटी में एक टेबल है, वो आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका होम असाइनमेंट है। देखो बच्चों, जब हम रेस्ट पर होते हैं, जब हम रेस्ट में हैं तो हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमारी बॉडी में ब्रीदिंग नॉर्मल ही चलेगी। एडल्ट पर्सन के लिए नॉर्मल क्या है, 12 to 16, है ना। लेकिन जब हम हाई एक्सरसाइज कर रहे हैं या हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस समय बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो फिर ब्रीथिंग भी फास्ट हो जाएगी बेटा, क्या होगी, फास्ट, और फोर्सफुल ब्रीथिंग भी चलेगी, तो उस समय ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज होती है, जब हम हाई लेवल की एक्सरसाइज करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं तो ब्रीदिंग रेट उस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी उस समय। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए और उतनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें ब्रीदिंग फास्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और नॉर्मली जब हम रेस्ट में होते हैं तो ब्रीदिंग कम होता है, राइट। समझ आ गया एकदम अच्छे से। तो ये एक छोटा सा लेक्चर है, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से बच्चों आप वीडियो लेक्चर को सुनना और एनसीईआरटी को रीड करना। थैंक यू वेरी मच।